संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ये टॉपिक कराए थे। आज हम कराने वाले हैं आपको, वहां से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। पहली वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये चैप्टर हमारा वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास और अहम चैप्टर है। आपको चाहिए कि इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसकी आती है, कंसेप्शनल क्वेश्चन भी आता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा इससे। तो स्टार्ट करते हैं। व्यतिकरण में दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का सूत्र स्थापित करके संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्त प्राप्त करना, कंडीशंस प्राप्त करना कि इन व्हाट कंडीशंस कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल ऑब्टेन्ड, किस किस अवस्था में हमें संपोषी और विनाशी व्यतिकरण हमारा प्राप्त होता है, उस कंडीशन को आइए प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं। अब हम यहां देखेंगे, मान लेते हैं दो तरंगे एक ही माध्यम में एक ही दिशा में प्रोपेगेट हो रही हैं, संचरित हो रही हैं, और समान आवर्ती की दो तरंगे हैं और उनके आयाम A1 और A2 हैं। यहां मान लेते हैं, माना स्टार्ट करते हैं। माना आयाम A1, A2 तथा समान आवर्ती की दो परगामी तरंगे, आप इन्हें सरल आवर्त परगामी तरंगे भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव वेव भी मान सकते हैं। एक साथ एक ही दिशा में क्या हो रही हैं? संचरित हो रही हैं, चल रही हैं, प्रोपागेट हो रही हैं, संचरित हो रही हैं। ये हिंदी में लिखा जाएगा। मान लिया किसी क्षण का मतलब इंस्टेंट बोलते हैं, इंस्टेंट टी पर, किसी क्षण स्मॉल टी पर माध्यम के किसी बिंदु पर किसी कण में, ऐसे लिखना, किसी कण में इन तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन क्रमशः Y1, Y2 है। हमें पता है कि जब किसी माध्यम के अंदर प्रगामी सरल आवर्त प्रगामी तरंगे चलती हैं तो प्रगामी तरंगों का मीनिंग है कि वो अपने साथ ऊर्जा और संवेग को प्रोपेगेट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ऊर्जा और संवेग को स्थानांतरित करती हैं। और हमें ये पता है कि जब ऊर्जा या संवेग किसी माध्यम से पास होता है तो माध्यम के कणों को डिस्टर्ब करेगा, उनके अंदर विक्षोभ उत्पन्न करेगा, और विक्षोभ होने से माध्यम के कण के अंदर विस्थापन पैदा होगा। उन विस्थापन को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? Y1 और Y2। जनरल कंडीशन प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर ये एक बात याद रखेंगे कि दोनों तरंगों के बीच कोई ना कोई कलांतर अवश्य होना चाहिए। इस चीज को हम थोड़ा सा आपको एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारी एक तरंग चल रही है यहां से, इस टाइप से बेटा, और इस तरंग ने माध्यम के किसी कण में हमने विस्थापन उत्पन्न मान लिया A1, और दूसरी तरंग चल रही है यहां से, इस टाइप से, और ये यहां से हमने स्टार्ट किए से मान लेते हैं कलांतर फाई, और यहीं पे इसका पथांतर भी एग्जिस्ट करेगा, से P मान लेंगे पथांतर P को, और इस तरंग के कारण यहां पर विस्थापन हम कंसीडर कर लेते हैं A2। ये तरंग फर्स्ट है, ये तरंग हमारी सेकंड है। तो हम यहां देखते हैं, अगर हम लगाते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग कुछ ना कुछ इस टाइप से बनेगी, इस टाइप से ये परिणामी तरंग बनेगी, और परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो आयाम होना चाहिए A1 प्लस A2। मैक्सिमम आयाम होगा ये A1 प्लस A2, और इसका विस्थापन, क्योंकि हम यहाँ पर इसे y एक्सिस की डायरेक्शन में ले रहे हैं, प्रोपगेशन इसका टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं,
तो यहाँ पे परिणामी आयाम होगा इस तरंग का a1 प्लस a2, और अगर विस्थापन देखा जाए जनरली कहीं पर भी तो वो क्या होगा y1 प्लस y2 एज अकॉर्डिंग टू अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमने बेटा यहाँ माना कि दो तरंगे जिनका आयाम a1 और a2 हैं एक साथ एक ही दिशा में प्रोपेगेट हो रही हैं, और माध्यम के किसी कण का, बेहतर तो ये रहेगा कि मैं यहां पे दिखा दूं इसे बेटा, इसको मैं यहां ना दिखा के यहां दिखा देता हूं इसका विस्थापन आयाम, यहां इस पॉइंट पर ये ऐसे, इसे मैं a1 कंसीडर कर लूं और इसको नाम दे देता हूं मैं यहां a2, और यहां पर ये परिणामी आयाम होगा इसी कण का, ये कहलाएगा a1 प्लस a2। सही तरीके से समझते हैं। फिर से लेते हैं ये दो तरंगे जिनका आयाम a1 a2 समान आवर्ती की हैं, एक साथ एक ही दिशा में किसी माध्यम में प्रोपागेट होती हैं, तो हमने यहां दिखाया। और जब इन तरंगों के बीच अध्यारोपण होगा तो अध्यारोपण के सिद्धांत से इन तरंगों का परिणामी विस्थापन देखा जाएगा, परिणामी विस्थापन में परिणामी आयाम आएगा, परिणामी आयाम से हमारी तीव्रता आएगी। तो हमें कंडीशन किसकी निकालने, पहले तो हमें व्यतिकरण में दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का हमें सूत्र स्थापित करना है, और उस सूत्र की हेल्प से हमें संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशंस प्राप्त करनी है। तो हमने मान लिया कि एक वेव होगी हमारी ये, जिसका आयाम है a1, दूसरी वेव होगी हमारी यहां से ये, इसका आयाम हमने क्या कंसिडर कर लिया a2। तो इनकी जो परिणामी तरंग है वो ये होगी, ये इस टाइप की ये परिणामी तरंग है। तो इस परिणामी तरंग की जो परिणामी तीव्रता आएगी उसी का हमें आर्टिकल निकालना है। तो y1 y2 है, तब इस स्थिति में हम y1 स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन से O से, तो उस स्थिति में इक्वेशन बनेगी a1 sin ओमेगा t, क्योंकि ये समीकरण सरल आवर्त परिणामी तरंग की फॉर्म में होगी तो इसे साइन की टर्म में लेना पड़ेगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड y2 बिकम a2 साइन ऑफ, गौर करिएगा ये कलांतर फाई एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ये क्या होगा ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस बिकम इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, ये दो इक्वेशन माननी है। अब हम करेंगे अब अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी तरंग का विस्थापन। आइए देखते हैं क्या बनने वाला है। इट बिकम्स y इज इक्वल टू y1 प्लस y। तो पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू y1 a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, ये बना। अब हम इसको खोल लेते हैं, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, और इस फार्मूले को खोल लेंगे a2 साइन ओमेगा t का फार्मूला बनेगा साइन ओमेगा t कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा t देन साइन फाइव, ऐसे इस टाइप से। देखिए आपको दिख रहा है क्या? ओके। अब हमारा काम है इसमें साइन की टर्म a1 साइन ओमेगा टी, एक तो ये लेना है हमको, और ब्रदर एक टर्म हमें लेनी है a2 साइन ओमेगा टी की ये। ओके, इसमें कॉमन निकालेंगे और बाकी हमारे पास क्या बचने वाला है, हाँ ये रहा देखो a1 साइन ओमेगा टी और a2 साइन ओमेगा टी। अभी थोड़ा सा रोल कर लेता हूँ, इजी बनाते हैं इसको, हमारा काम फिजिक्स को इजी करना है और इजीली समझना है। तो e2 साइन ओमेगा टी कोस ऑफ फाइव प्लस a2 साइन फाइव, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं कोस ओमेगा टी। ओके, और इसको और थोड़ा सा सही किया जा सकता है, हम a1 प्लस a2 कोस फाइव साइन ओमेगा टी यहां ले लेते हैं, प्लस a2 साइन फाइव कोस ओमेगा टी, ये टर्म मान लेते हैं, और ये इक्वेशन हम कह देते हैं थर्ड। आप इसको जरा नोट करें, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको।
ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ते हैं देखो, सब कुछ तेरा मेरे भारत में, मेरे भारत में, मेरे भारत देता ना बसना भारत का, धरती और आकाश की दूरी का मुश्किल दूर था। बाई क्वेश्चन थर्ड बात ऑन पुटिंग, हम मान लेते हैं कि a1 प्लस a2 cos फाइव, इसका नाम देता हम a, इसका नाम देते हैं हम a cos थीटा, और दूसरी टर्म और होगी इसमें a2 sin फाइव, इस टर्म को हम नाम दे देते हैं a sin थीटा, और ये हमारी इक्वेशन 4 है और ये हमारी इक्वेशन बेटा 5। तो हम क्या देखते हैं 10 इस प्रकार से समीकरण 3 से हमारी जो परिणामी इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा sin ऑफ ओमेगा t प्लस a sin ऑफ थीटा cos ऑफ ओमेगा t, दिस इक्वेशन बिकम एज y इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा sin ऑफ ओमेगा t प्लस sin ऑफ थीटा cos ऑफ ओमेगा t, y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। ये जो है ये हमें देखना है कि क्या हमारी तरंग ये भी परिगामी आती है। तो आपने देखा जो पहली इक्वेशन मानी थी वो साइन की टर्म में थी और रिजल्टेंट इक्वेशन भी क्या आई है, साइन की टर्म में आई है। तो यह भी यहां लिखेंगे, यह भी परिगामी तरंग का समीकरण है, समीकरण है जिसका आयाम कैपिटल ए है। अब देखिए हमें क्या करना है, दो परिगामी तरंगों की परिणामी तीव्रता का सूत्र स्थापित करना। तो हमारा परिणामी तीव्रता का सूत्र किसकी हेल्प से आएगा, वो ए के मान पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपको परिणामी तीव्रता चाहिए तो परिणामी तरंग का आयाम भी चाहिएगा। तो आयाम है ए, तो पहले हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैथमेटिकली ये देखा जाता है, अगर हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू कैसे आए, इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए बाय यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 इक्वेशन और 5 इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो यहां लिखेंगे समीकरण, कौन सी समीकरण बेटे, 4 5 से, 4 और 5 को देखें तो 4 और 5 से हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, a cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा इसका होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a1 a2 cos फाइव इसका होल स्क्वायर, a cos थीटा की टर्म रखेंगे प्लस a sin थीटा इसका होल स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिएगा जरा, a स्क्वायर यहां से भी बनेगा, यहां से भी बनेगा, अंदर टर्म बनेगी cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस sin स्क्वायर ऑफ थीटा। लेफ्ट साइड में ये आएगा और राइट साइड में क्या आएगा बेटा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 2a1 a2 cos 5। ये है पहली टर्म का विस्तार, और ये यहाँ पे सॉरी ये स्मॉल a बेटे यहाँ, तो स्मॉल a साइन थीटा का क्या होगा, a साइन थीटा नहीं a2 साइन थीटा, स्मॉल a2 साइन थीटा का स्क्वायर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये आ जाता है। तो यहां देखिए a स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस टर्म इसका विस्तार कर लेंगे, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दोनों पद गुना का दोगुना प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस टर्म 1। तो यह आया a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। गौर से देखिए a2 स्क्वायर यहां से और यहां से कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर ऑफ 5, और ये क्या बना, साइन स्क्वायर ऑफ 5, ये 5 है, साइन स्क्वायर ऑफ 5।
प्लस इधर क्या है 2a1 a2 cos ऑफ फाइव। गौर से देखें, ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो हमारी जो पहली इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को नाम देंगे 6, छठी इक्वेशन, और इस इक्वेशन से हम रिजल्ट लाएंगे निकाल के परिणामी आयाम a का। a इट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाइव, और इसका क्या करने वाले हैं हम अंडर रूट। ये क्या आया, जो हमने दो तरंगे ली हैं जिनका हम व्यतिकरण देख रहे हैं, उन दोनों तरंगों का परिणामी आयाम है। परिणामी आयाम आया है परिणामी तरंग का, यहां लिखेंगे यह है परिणामी रिजल्टेंट वेव्स आई है, परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र है, परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र। आप इसको नोट करें, और जब नोट कर लेंगे तो हम फिर इक्वेशन 6 शुरू करेंगे, इक्वेशन 6 से, ताकि हमें क्या निकालना पड़ जाए, हमको निकालनी पड़ेगी परिणामी तीव्रता। ओके बेटा, तो आप नोट कर लें इसको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, यहीं से शुरू करेंगे। इक्वेशन कौन सी, 6th इक्वेशन। हमें अगर दो तरंगें दी हुई हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, मैकेनिकल वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, कैसी भी वेव हैं, तो हमें अगर परिणामी तीव्रता निकालनी पड़ जाए तो हमें एक फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। सिंस हम जानते हैं कि तीव्रता जो है वो तीव्रता समानुपाती आयाम का स्क्वायर, तो इसलिए अब हम यहां से यूज करेंगे समीकरण नंबर 6 से। हमने क्या करना, दोनों तरफ के स्क्वायर करना है, के से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ ऑफ साइड। क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, इससे बेनिफिट मिलेगा अंडर रूट के a1 स्क्वायर, 2 ले लो बाहर, a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर, और साथ में cos फाइव। यहां देखते जाए, हमें पता है यहां से हमने निकाला I समानुपाती आयाम का स्क्वायर, यानी कि मैं यहां पर कोई भी जनरल टर्म मान लेता हूं, I समानुपाती a स्क्वायर। इससे क्या बनेगा, I इक्वल टू के a स्क्वायर। तो वही टर्म यहां पर बनी। ये क्या है, परिणामी आयाम का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, परिणामी तरंग की तीव्रता I। ये क्या है, पहली तरंग का आयाम, तो पहली तरंग की तीव्रता कह देंगे हम I1। ये क्या है, दूसरी तरंग का आयाम, कैसे क्या कहेंगे, दूसरी तरंग की तीव्रता I2 प्लस 2 अंडर रूट। ये क्या है, पहले तरंग का आयाम, तो पहली तरंग की तीव्रता I1। ये क्या है, दूसरी तरंग की तीव्रता I2। ये क्या है हमारा cos फाइव। ध्यान रहे cos फाइव यहां तक, और ये हमारी टर्म है ऐसे, बेटे इसको बंद कर लेंगे। ये समीकरण बनती है हमारी 7। इससे हम बहुत सारी चीजें ज्ञात करेंगे। यह परिणामी तरंग की तीव्रता का समीकरण, तरंग की तीव्रता का समीकरण है। आप इसे जरा नोट कर लेंगे। यहाँ पे एक रिमार्क ले लेते हैं साथ के साथ, यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हो, ये स्थिति कब आएगी, ये स्थिति तब आती है जब दोनों तरंगे एक ही स्रोत से उत्सर्जित हों, एक ही स्रोत से निकल रही हों, या स्रोत क्या हो, कला संबद्ध हो। कला संबद्ध हम बताएंगे क्या होता है। तो फिलहाल तो आप ये मान के चले, यदि I1 I2 इक्वल टू I0 हो, तो समीकरण 7 से हम परिणामी तीव्रता इस टर्म में कैसे निकालेंगे, I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 इंटू cos फाइव। तो उसी स्थिति को समझिए, तो ये क्या आएगा, I इज इक्वल टू 2I0, और ये क्या आएगा अंडर रूट में से I0 cos फाइव। इससे क्या बनेगा, I इज इक्वल टू 2I0 1 प्लस cos फाइव। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि I इज इक्वल टू 2I0 इंटू 1 प्लस cos फाइव की वैल्यू क्या होगी, 2 cos स्क्वायर ऑफ 5/2।
इससे क्या होएगा, इससे आएगा हमारा I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर ऑफ 5/2। ये तो ये रिजल्ट भी याद रखना। ये तब है, दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का आर्टिकल ये तब है जब दोनों तरंगे एक ही स्रोत से निकल रही हों या दोनों प्रकाश स्रोत दोनों स्रोत क्या हो, फलासंबद्ध हो। तो उसी स्थिति में I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2 याद रखेंगे। ये आर्टिकल हमारा याद रखिएगा आप, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे कहीं। तो अब हम फाइंड करेंगे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें। अब आइए, जो ऊपर हमने रिजल्ट निकाले हैं बहुत सारे, उन रिजल्ट में हमारा मेन रिजल्ट आया ये परिणामी तीव्रता I इक्वल टू I1 प्लस I2 2√I1I2 cos ऑफ 5। अब हमें संपोषी व्यतिकरण निकालना, तो हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि संपोषी व्यतिकरण है क्या। संपोषी व्यतिकरण ये है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे दो प्रगामी तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तीव्रता जहां पर महत्तम मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होगी I की, वहां पर संपोषी व्यतिकरण या ब्राइट फ्रिंजेस या वे तरंग दैर्घ्य हमको प्राप्त होंगी जिनके लिए तीव्रता का मान अधिकतम होगा। तो हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त करनी, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, अधिकतम तीव्रता। तो मैथमेटिकली हम ये सोचते हैं कि ये रिजल्ट कब अधिकतम देगा, कब वैल्यू को अधिकतम करेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि cos फाई की वैल्यू अगर 1 रख दें, हम cos फाई की वैल्यू क्या रख दें, अगर 1 रख देते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा I जो है ना मैक्सिमा आएगा। तो हमें देखना ये है कि अगर हम अधिकतम यहां निकालना तीव्रता के अधिकतम मान के लिए, संपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब तीव्रता अधिकतम होगी। तीव्रता के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी मान के लिए cos ऑफ फाई की जो वैल्यू है वो इट शुड बी इक्वल टू +1। ये हमेशा +1 होनी चाहिए। तो +1। अब हम ये देखते हैं कि किन किन एंगल के लिए cos की वैल्यू +1 आएगी। जरूरी थोड़ा ही कि cos फाई जो है ना कलांतर दोनों तरंगों के बीच 0 ही हो, 2π हो सकता है, 4π हो सकता है, 6π हो सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर हमें ऐसा एंगल लेना है जिससे हमारा cos 2π cos फाई हमेशा क्या बने, +1 आए। तो इससे हम cos से cos हट जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 2mπ, वेयर जहां आपका m जो है वो एक नंबर है जो 0 से शुरू हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर ये वाली कंडीशन 0 से स्टार्ट होगी तो सेंट्रल फ्रिंज जो बनेगी, जो केंद्रीय फ्रिंज बनेगी, वो अधिकतम तीव्रता की बनेगी और वहीं से हमारा संपोषी व्यतिकरण का पहला फ्रिंज बनेगा। m इक्वल टू 1 रखें तो उससे हमारी दूसरी फ्रिंज बनेगी, m इक्वल टू 2 रखें तो तीसरी फ्रिंज बनेगी। इस तरह से बनती जाती है। तो ये तो कलांतर है, पथांतर भी पॉसिबल है। दो तरंगों के बीच कलांतर के साथ साथ पथांतर भी चलता है। तो पथांतर का एक फार्मूला याद रखिए, क्योंकि फाई इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ और इंटू पथांतर p। तो पथांतर p से हम निकाल सकते हैं p इक्वल टू 5 × λ/2π। तो इस कंडीशन में पथांतर क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण का पथांतर p इट शुड बी इक्वल टू 5 2mπ रख देंगे हम यहाँ, मल्टीप्लाई लैम्डा डिवाइड बाय 2π। 2π से 2π कैंसिल होगा, पथांतर बनेगा हमारा m लैम्डा, वेयर जहां पर m जो हमारा क्या होगा 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन संपोषी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें हैं। संपोषी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें हैं। अगर दो तरंगों के बीच कलांतर 0 या पाई का समगुणक है तो उस स्थिति में हमेशा हमें तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी तो संपोषी व्यतिकरण बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे। नंबर 2 पे बताते हैं आपको विनाशी व्यतिकरण की शर्त। अब बात आती है दूसरी कंडीशन की, विनाशी व्यतिकरण कब पॉसिबल है, कब बनेगा। तो जो हम व्यतिकारी फ्रिंजे ले रहे हैं, इंटरफ्रेंसेस वेव ले रहे हैं, जब दो तरंगें इस प्रकार से किसी माध्यम में प्रोपेगेट होती हैं कि वे परस्पर विपरीत कलाओं में मिलती हैं तो उनकी परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है।
अब परिणामी तीव्रता न्यूनतम होने की दो कंडीशंस हो सकती हैं। कोस फाई की वैल्यू में यहाँ पे 0 ले लूं तो हमारा आई क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा, मिनिमम वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। कोस फाई की वैल्यू अगर मैं -1 ले लेता हूं तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या आएगी, I इजकल टू आई √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर बनेगी। उसी स्थिति में हमें न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होगी। तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि विनाशी व्यतिकरण कब बनेगा। विनाशी व्यतिकरण का मतलब है पर्दे पर डार्क फ्रिंज बनना, अतिरिक्त फ्रिंज बनना, पर्दे पर न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होना, या पर्दे पर वो तरंग दैर्घ्य हमें प्राप्त नहीं होगी जिसका विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। तो इसके कंडीशन के लिए हमें कोस फाई की वैल्यू क्या लेंगे, कोस फाई होना चाहिए जनरली -1। अब हमें यह समझना है कि कोस फाई हमारा कैसे बनाएगा। तो हम जानते हैं कोस पाई की वैल्यू -1 होगी, कोस 3 पाई की वैल्यू -1 होगी, कोस 5 पाई की वैल्यू -1 होगी, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई। पाई के विषम गुणक के लिए कोस पाई की वैल्यू हमेशा -1 होगी। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, कोस फाई इट इज इक्वल टू कोस ऑफ 2m+1, और यहां लिख सकते हैं पाई। और ये भी कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने, ध्यान रखने वाली बात यह, हम लोगों ने समपोषी व्यतिकरण में क्या लिया था, m0 ले चुके हैं। तो हम वहां से स्टार्ट नहीं करने के, उसके बाद देखेंगे तो यहां पर लेना पड़ेगा हमें cos 2m-1 पाई। कोस से कोस हटेगा तो फाई इज इक्वल टू 2m-1 पाई। अगर मैं यहाँ पुट कर लेता हूं m इट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो हियर सी दैट फाई इज इक्वल टू पहले टर्म पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ये सब ओड मल्टीपल आएंगे। तो ये विनाशी व्यतिकरण के लिए पहली शर्त है कि दोनों तरंगों के बीच कालांतर इनमें से कोई एक होना चाहिए। अब हम निकालते हैं फिर से पथांतर। सिंस हमने पढ़ा है पथांतर P इट इज इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला निकाला था आपके लिए, ये लैम्डा मल्टीप्लाई 5/2 पाई। तो लैम्डा एज इट इज और फाई की वैल्यू 2m-1 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल होना, तो पथांतर P इट इज इक्वल टू 2m-1 लैम्डा बाय 2। तो P इट इज इक्वल टू 2m-1 लैम्डा बाय 2 और फाई इट इज इक्वल टू 2m-1 पाई। These are the condition for destructive interference। ये सारी की सारी दोनों ही कंडीशन, दोनों ही शर्तें विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्त है। अगर ये दोनों शर्तें कहीं लागू होते हैं दो तरंगों के बीच, तो वहां पर 100% विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। ये टॉपिक मेरा हो चुका है। वैसे इसमें और भी टॉपिक हैं, लेकिन टॉपिक बड़े हो जाएंगे, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी।